या कोई और बता दे क्या पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था? होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस। आवाज स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी सर, हो रही है। आवाज आ रही है मेरी सबको? जी जी स्क्रीन सर। भी शो हो रही है? जी जी, शो हो रही है। ठीक है। तो शायद हमने पढ़ा था कि एग्जैक्ट इक्वेशन ऐसा ही था। काइंडली रिप्लाई करें तो पता तो चले ना कि कहाँ तक पढ़ा था, उसके बाद स्टार्ट कर लें। जी सर, एग्जैक्ट तक पढ़ा था। किसी को भी याद है कहाँ तक पढ़ा था हमने? सर होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस। सर एग्जैक्ट तक पढ़ा था। चलें, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा दिया था। अब उसका सॉल्यूशन कराया था, नहीं कराया था? अब में से कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, तो लिहाजा हम अब आगे बढ़ देते हैं, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ जाते हैं हम। ठीक है, नॉन एग्जैक्ट। ठीक है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहले एग्जैक्ट की जो हमने कंडीशन पढ़ी थी, हमने कहा था इस तरह से कुछ फॉर्म होता है तो हम कहते हैं डावा m ओवर डावा y इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव n डावा x। अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तो हम कहते हैं हमारे पास जो गिवन है इक्वेशन वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको मैंने बताया था उसका फॉर्म जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये अगर हम अगर नॉन एग्जैक्ट की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n वो क्या आएंगे, अल्टीमेटली बराबर नहीं आएंगे। तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या होती है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। जब हमारे पास नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है तो हमारे पास इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो हम क्या कहते हैं, इसको इंटीग्रेंट फैक्टर निकालते हैं। क्यों इंटीग्रेट फैक्टर निकालते हैं? क्योंकि वो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद हमें फायदा क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हम सिंपली इसको इस तरह से भी कहते हैं, हम कहते हैं इक्वेशंस reducible to reducible to exact differential equation। ठीक है, अब देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रूल्स होते हैं हमारे पास के इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये वाली चीजें, तो ये इसके रूल्स होते हैं कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते कैसे हैं, वो रूल्स को थोड़ा देख लेते हैं हम। रूल्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, जो फर्स्ट हमारे पास रूल होता है वो हमारे पास होता है कि my माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाय n। अगर ये हमें सिर्फ इसमें टर्म्स p ऑफ x की टर्म्स मिले तो हम कहेंगे हमारे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। मतलब क्या, सिर्फ हमें प्योरली उसमें x वाले टर्म बचे। अगर नहीं बचते n केस तो फिर हम दूसरे केस में आ जाते हैं। दूसरा हमारा केस क्या होता है, nx माइनस एम वाई डिवाइडेड बाय m। इसमें क्या है, टर्म्स इन टर्म्स ऑफ क्या आ जाएंगे, y के आ जाएंगे। ठीक है,
अगर इन केस ये दोनों नहीं हो रहे तो फिर तीसरी हमारे पास कंडीशन क्या होती है, हम कहते हैं इफ एम डी एक्स, जो हमारे पास जनरल फॉर्म थी एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज होमोजीनियस, अगर वो हमारे पास क्या हो, होमोजीनियस है, तो फिर हम कहेंगे एंड अगर x m वाले टर्म से मल्टीप्लाई करा रहा हूं और y जो है n वाले टर्म से मल्टीप्लाई, और वो 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे ये भी हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इसका, तो हम कहेंगे ये इससे क्या कराएंगे, हम मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, ये भी होता है। इसके फोर्थ वाला भी होता है। चौथा केस अमूमन क्या होता है, ये दोनों यूज होते हैं। ठीक है, ये लेट सपोज कभी भी आ जाए तो ये आपको कम से कम इसकी स्टेटमेंट पता हो। बाकी देखें, अगर इन केस नॉट होमोजीनियस आ रहा है, हमारे पास होमोजीनियस नहीं आ रहा, होमोजीनियस भी आपको मैंने बता दिया था क्या होता है। अगर हमारे पास होमोजीनियस नहीं आ रहा तो हम ठीक है, अगर हमारे पास होमोजीनियस नहीं आ रहा तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से देखेंगे। ठीक है, अगर होमोजीनियस नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स एम माइनस वाई एन डज नॉट इज इक्वल टू, देन वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट फैक्टर। क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको क्या हो रहा है एक्चुअली। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस वाई एन। क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका, कोई हम कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर dx प्लस 2xy dy। अब आ जाते हैं इसमें, सबसे पहले आप मुझे बताएं क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है? मेरी आवाज आ रही है या कोई कुछ बात समझ में नहीं आ रही तो रिप्लाई कोई भी नहीं कर रहा। जी सर, आ रही है वॉइस। जी, तो ये क्या एग्जैक्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन, या समझ में नहीं आया था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? सर ये एग्जैक्ट आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि हम्म m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अगर हम y लेंगे तो फिर 4y आ जाएगा, और n का लेंगे तो फिर विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, सही है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन एग्जैक्ट है। ठीक है, कैसे हमें पता चला? मैंने आपको बताया था कि देखें, ये हमारे पास एम टर्म, ये हमारे पास एम टर्म होती है, ये हमारे पास क्या होती है, एन टर्म्स होती है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं एम को विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और एन को पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम कहते हैं अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तो वो क्या होती हैं, एग्जैक्ट होती हैं, पर इसमें बराबर नहीं आएगी। क्यों, देख लेते हैं हम। इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करें विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4y हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 4y। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2y। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है ये। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होने की कंडीशन में हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ये रूल्स, मतलब पहले हम इस रूल को देखेंगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, इस तरह से। पहले फर्स्ट रूल पे आ जाते हैं। हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो हमें पता है कि एम वाई अभी हमने निकाला है, ये क्या है, एम वाई है, और वो हमारे पास क्या है 4y, और nx जो हमारे पास है वो क्या है 2y है, डिवाइडेड बाय n वाला हमारे पास ये टर्म है, तो ये क्या आ जाएगा 2xy हो जाएगा। तो ये क्या किसके बराबर हो जाएगा, 2y डिवाइडेड बाय 2xy। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, 1/x बचेगा।
ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, 1/x आया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है उसको सबसे पहले हम इस तरह से लिखते हैं, शायद वो मैंने इधर मेंशन नहीं किया है। जो भी हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है उसको हम किस तरह से लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हमारे पास ई पावर जो भी पी ऑफ एक्स लेट सपोज बच रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे। ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा सारा। सिमिलरली इसमें भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें विथ रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, अब ये हम इस तरह से लिखेंगे कि ये चीज इधर से हटा लेते हैं, इधर हम लिखते हैं ये हमारे पास p ऑफ x आ गया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू और 1/x dx। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/x की हमें पता है इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, ln x के। और अगर जब एक्सपोनेंट लॉगरिथम खत्म हो जाएंगे सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। तो वही हमारे पास क्या हो जाता है, अल्टीमेटली इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, मल्टीप्लाई बाय इससे वन के साथ इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा -2x², ये हो जाएगा 2xy², ये हो जाएगा हमारे पास dx, ये हो जाएगा 2x² dy। अब देखें, चेक करें ये एग्जैक्ट आ रही है हमारे पास या नहीं आ रही अभी तक। सही एग्जैक्ट आ रही है। ठीक है, अब देखें ये एग्जैक्ट आ गई कैसे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव हमने किया होगा कि विद रिस्पेक्ट टू y, तो उसका क्या आ जाता है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू y 4x, ये हो जाएगा y हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 4xy हो जाएगा। तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, एग्जैक्ट हो रहा है। तो एग्जैक्ट होने के बाद मैंने बताया था कि कंडीशन हमारे पास क्या होती है आगे सॉल्यूशन के लिए है, वो करूँ या याद है आपको, या आप खुद कर लेंगे। मैंने बताया था ना इसके लास्ट में जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सर जी 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 सर, ये जो नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन मिलेगा जी जी उसका फैक्टर निकाल के जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एग्जैक्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम ही यही है, उससे मल्टीप्लाई करो और वो एग्जैक्ट हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं एग्जैक्ट में नॉन एग्जैक्ट को। ठीक, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम क्या करेंगे, m वाले टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू dx के साथ इंटीग्रेशन करेंगे, और जो n वाला होगा उसमें हम करने का प्योरली हमारे पास क्या हो, y टर्म्स में हो। ठीक है, मतलब n उसको विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। हमने कहा था कि देखें जो ये वाला टर्म है ना, ये फर्स्ट वाला जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरह से। अब इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। और जो ये n वाले टर्म है इसको सिर्फ वो टर्म लेंगे जो प्योरली हमारे पास y में हो, मतलब आइसोलेट y को सिंपली हो, कोई भी x उसमें इंक्लूड नहीं हो। अगर x इंक्लूड होगा तो फिर हम उसको नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो देखें इसमें हमारे पास इसमें x इंक्लूड हो रहा है, ऐसा कोई टर्म नहीं है जो y हमारे पास आइसोलेट हो। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, सिर्फ इसी की इंटीग्रेशन कर लेंगे m वाले टर्म्स की। तो m हमारे पास क्या है, हमारे पास है x³ -2x², और उसके बाद है हमारे पास +2xy²। ठीक है, ये हमारे पास है। इसको क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू हम x के साथ कर लेंगे, और यहाँ पर कांस्टेंट आएगा x³ की हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होती है, x⁴/4। और इसकी जो हमारे पास हो जाएगी 2x/3, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2x² और 2y² इज इक्वल टू c। ठीक है, तो उसको सोल्व कर लें तो ये हमारे पास सिंपली इसका सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। एक्सक्यूज मी सर, जी जी एक कंफ्यूजन मुझे ये हो रही है कि ये जो दो आपने केसेस बताए थे जी जी इंटीग्रल फैक्टर के लिए, तो ये कौन सा यूज होगा, ये मैंने शायद सुना नहीं, आपने बताया होगा मे बी 1 और 2। ठीक है,
अब देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले आप इस फर्स्ट रूल को देखेंगे, अगर उसका लास्ट में जो भी आंसर आ रहा है इन सारे का, ये जो अगर वो सिर्फ हमारे पास एक्स टर्म में मिल रहे हैं तो हम ये रूल फॉलो करेंगे। अगर इन केस उसमें एक्स वाई दोनों इंक्लूडिंग हो रहे हैं तो हम इस रूल को नहीं फॉलो करेंगे, हम सेकंड रूल पे आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड रूल में क्या होगा इसका फायदा कि वो अगर हमें सिंपली सारे टर्म्स आफ्टर सॉल्विंग हमें सिर्फ वाई टर्म्स में मिल रहे हैं तो हम ये फॉलो करेंगे। अगर इन केस हमने कहा ये दोनों फेल हो गए तो फिर हम तीसरे पे बढ़ेंगे, पर अमूमन ये दोनों यूज होते हैं। जैसे लास्ट में अगर आंसर आ जाए आपका, जैसे हमने रूल फॉलो किया ना, इस तरह से आ जाए 1/xy, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला रूल नहीं लगाएंगे, तो सेकंड पे आ जाएंगे। तो सेकंड में हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें सिर्फ प्योर में वाई में टर्म्स मिल जाएगा। क्लियर हुए? जी सर, थैंक यू। ठीक, तो देखें इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आपको क्लियर होने चाहिए। मैं लिख लेता हूँ उधर क्वेश्चन, वो आप खुद सोल्व कर लीजिएगा कि कौन सा किस में रूल लगेगा कौन सा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है dx प्लस x ओवर y माइनस साइन y dy इज इक्वल टू 0। अब देखें इसमें जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखें आप सॉल्व करें यहाँ पर, इसको देखें समझ में आ रहा है कौन सा केस लग रहा है इसमें। लगाएं, पहले फर्स्ट वाला देखें फिर सेकंड वाला। जी कौन सा इसमें रूल लगेगा? ये हो रहा है नहीं हो रहा अभी तक क्वेश्चन? जी इसमें क्या लगेगा, फर्स्ट रूल लगेगा, सेकंड रूल लगेगा, थर्ड रूल लगेगा, कौन सा लगेगा? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले। जी क्या हुआ? हुआ अभी तक नहीं हुआ?
या मैं करूं उसको, वो भी तो बताए ना क्या करना है। सर एक आप करवा दें। एक तो मैंने करा दिया था, ये सेकंड वाला है उतार। जी सर, थोड़ी कंफ्यूजन है ऐसे इसलिए करवा दें। मुझे बार बार ऐसे लगता है जैसे मेरी नेट बंद हो गई है। चलो उसको देख लेते हैं हम। सर वो नोट नहीं करते हैं ना, फार्मूला तो पीछे लिखे हुए हैं तो। जी हाँ, चले फार्मूला मैं खोल लेता हूँ। फार्मूला नजर आ रहा है? जी अब आ रहा इस पे फर्स्ट वाला नहीं लगेगा। फर्स्ट वाला कैसे फेल हो जाएगा? देखें, एम वाई निकालें। एम वाई हमारे पास क्या आ रही है? जीरो आएगी, क्योंकि हमारे पास कोई टर्म ही नहीं है, वन मौजूद है। इसकी पार्शियल डेरिवेटिव आप करें विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। और उसके बाद हम क्या करते हैं? माइनस एन एक्स, इसकी पार्शियल डेरिवेटिव करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगी? वन अपॉन वाई हो जाएगी। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास? एन हो जाएगा। एन हमारे पास क्या है? ये वाला टर्म है। तो एक्स, एक्स और वाई माइनस साइन वाई। अब क्या इसमें आप सेपरेट कर सकते हैं एक्स, एक्स को, या आइसोलेट कर सकते हैं, या सिर्फ वाई को? ये कुछ इस तरह से बन रहा है अगर। जी जी बताएं बताएं। है। नहीं होंगे ऐसे। नहीं होगा, फर्स्ट रूल तो फेल हो जाएगा। अब सेकंड रूल पे आ जाएं। अब सेकंड रूल मैं इधर शॉर्टली कर लेता हूं। सेकंड क्या कहता था? पहले एन एक्स को करें। एन एक्स हमारे पास क्या है? एन एक्स हमारे पास है वन ओवर वाई और माइनस जीरो। और एम हमारे पास क्या है? वन है, क्योंकि रूल आपको बताया था ना मैंने क्या है हमारे पास। इधर मैं ऊपर लिख लेता हूँ, एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एम। सबसे पहले ऑब्जर्व करें एन हमारे पास क्या है। ये सारा टर्म हमारे पास एन है, ये हमारे पास वन क्या है? एम है। तो रूल पे आ जाएंगे। एन एक्स, एन एक्स मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का वन होगा तो वन अपॉन वाई, साइन वाई का तो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली माइनस एम वाई, पार्शियल डेरिवेटिव वन का करेंगे जीरो, डिवाइडेड बाय एम मतलब डिवाइडेड बाय वन, तो किसके बराबर हो जाएगा? वन अपॉन वाई के। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ई पावर वन ओवर वाई डी वाई। तो क्या हो जाएगा? ई पावर एल एन वाई। तो अल्टीमेटली एल एन एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो वाई आ जाएगा इसका भी। क्लियर हुआ ये चीज? जी सर क्लियर है। आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, इसको सेकंड और थर्ड और फोर्थ से कर लेना, ठीक है। आते कम है, फर्स्ट और सेकंड इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी पता होना लाजमी है। उसके बाद हम आ जाते हैं अब लीनियर इक्वेशन की तरफ। एक लीनियर इक्वेशन मैंने जो स्टार्टिंग में बताई थी वो एक दूसरी थी। वो हम कहते थे जनरली ऑर्डर कोई भी उसका हो सकता है, डिग्री हमने कहा था वन होता है, वो हम हायर ऑर्डर की बात करते हैं। पर इसमें जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की। उस लीनियर इक्वेशन में कुछ भी ऑर्डर हो सकता था, ठीक है। तो लिहाजा हम बात करेंगे अब लीनियर इक्वेशन की तरफ। लीनियर इक्वेशंस, जहाँ जिसको आप, इसका दूसरा नाम होता है लेबनीज डिफरेंशियल इक्वेशन। लेबनीज, लेबनीज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है? आपने जनरल फॉर्म इसका देखा होगा कि इसका जनरल फॉर्म होता है डी ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ये इसका क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या होता है कि लीनियर, इसका ऑर्डर भी फर्स्ट से डिग्री वन, ये ऑब्जर्व करना है। और इसका दूसरा एक फॉर्म भी होता है, कभी कभी राइट हैंड साइड पे हम इस तरह से भी इसको लिखते हैं। ये ज्यादातर फॉलो होता है, पर कभी कभी इस तरह से ये भी होता है, पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, इधर वाई भी होता है। मतलब हम अल्टीमेटली कहते हैं कि वाई की पावर जीरो होगी या वन होगी। जीरो होगी तो ये हो जाएगा, ठीक है। y की पावर जीरो होगी तो ये बन जाएगा, अगर y की पावर वन होगी तो ये हो जाएगा। तो हम कहते हैं ये इसका जनरल फॉर्म होता है। फिर जब आगे हम इसको सोल्व करेंगे, इसका भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, वो बता रहा हूँ बाद में, ठीक है। एक ये फॉर्म होता है, एक दूसरा इसका भी फॉर्म होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, वेरिएबल्स को चेंज कर लेता है, मतलब इस तरह से कर लेता है। तो अब इधर जहां पर p ऑफ x था वहां पर क्या आ जाएगा? p ऑफ y, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा? q ऑफ y। तो इस तरह से भी कभी टर्म आ सकती है। सिर्फ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इधर डिपेंडेंट हमारा y था, इंडिपेंडेंट x था। इधर क्या होगा? कन्वर्ट हो गया, डिपेंडेंट x हो गया और इंडिपेंडेंट हमारा y हो गया, ठीक है। ये इसका जनरल फॉर्म है। अब इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे।
इसका जो वर्किंग रूल है हमारे पास, वर्किंग रूल पे पहले हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास इक्वेशन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको इसमें कन्वर्ट करें। तो फर्स्ट हम क्या कर लेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में करें। स्टैंडर्ड फॉर्म अभी मैंने लिखा है, ये वाला हमारे पास क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और दूसरी बात हम इसको क्या करते हैं, अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करेंगे, जिससे इसमें रूल थे ना, इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इस डिपेंडेंट वेरिएबल का जो भी हमारे पास कोएफिशिएंट होगा ना, ये वाला, उसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लेंगे। मतलब क्या, p ऑफ x dx, ठीक है। या फिर अगर हमारे पास एक ये, अगर लेट सपोज ये दे देता है जिसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट चेंज कर ले, तो अगेन हम वही बात में डिपेंडेंट वेरिएबल का कोएफिशिएंट, मतलब इधर हमारे पास क्या हो जाएगा अब, e पावर p ऑफ y dy, ठीक है। एक तीसरी जो हमारे पास होती है वो फिर हम क्या कहते हैं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हमारे पास, ये वाली, इसको नाम दे दें 1 का, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे उसके साथ, जैसे उसमें करते थे नॉन एग्जैक्ट में। मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें लास्ट में जो उसका सॉल्यूशन मिलेगा वो कुछ में, लास्ट में सॉल्यूशन मिलेगा या तो कुछ इस तरह से इसमें आ जाएगा कि डी ओवर डी एक्स, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में बन जाएगा y e पावर, और इस तरह से कुछ हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, q ऑफ x, और इधर हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं, एक ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं हमारे पास ये है फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस 3 ओवर y, थ्री ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, ठीक है। ये लीनियर हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पता है ये जनरल फॉर्म में ऑलरेडी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व करेंगे, इसमें हमारे पास p ऑफ x क्या है। हमने कहा था डिपेंडेंट वेरिएबल का जो भी कोएफिशिएंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, p ऑफ x, ये 3 ओवर x है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड में हमने कहा क्या था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे हम, e रेस्ट पावर 3 ओवर x और dx। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 ln x, और अब जब इसको सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास ln x क्यूब। तो एक्सपोनेंट लॉगरिथम दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, ये बच जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है सबको कि हमारे पास एक्स क्यूब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 1। तो कुछ इस तरह से हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3 ओवर एक्स एक्स क्यूब वाई, और ये हो जाएगा हमारे पास 6x पावर 5 एक्स क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई 6x पावर 5। अब देखें इसमें कुछ प्रोडक्ट रूल लग रहा है। अगर u इंटू वी वाला हम फार्मूला देखें कि हमारे पास लेट सपोज होता है ना कि u सेम v का डेरिवेटिव और फिर u का डेरिवेटिव v सेम, तो ये कुछ बन रहा है। अगर हम इसको इस तरह से लिखें d ओवर डी एक्स और x क्यूब, और हम लिखें फिर y, तो ये हम इसमें क्या करेंगे, सेपरेट वेरिएबल्स कर लेंगे। एक्स क्यूब वाई डी एक्स हमारे पास उस साइड चला जाएगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा dx। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद टेकिंग इंटीग्रेशन करेंगे, ये d और ये इंटीग्रेशन ऑपरेटर कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई हो जाएगा, और जिसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी अल्टीमेटली। तो ये इसका सॉल्यूशन है। ये क्लियर हुआ क्वेश्चन? जी सर। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। इसका देखें, मैंने एक दूसरा एक फॉर्म बताया था, वो इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ठीक है। वो कभी कभी इस तरह से घुमा कर दे सकते हैं, जिससे हमारे पास हो, ये आपको मैं दे रहा हूँ, कोशिश करें इसको सोल्व करने की। 2y क्यूब dy ओवर dx इज इक्वल टू y।
जी इसको करें, थोड़ा जल्दी करें, नहीं समझ में आ रहा पूछें। सर इसका वर्किंग रूल दिखा दें। कुछ हुआ, आगे बढ़े आप, समझ में आया कुछ? सर इसका कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा? किसका? इसका जो कोएफिशिएंट लेंगे ना वो क्या लेंगे? वो हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। सर क्या एक्स लेंगे? नहीं वो देखना पड़ेगा ना, वो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करें ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में हो रहा है कुछ मसला करेगा इसमें, जब आप इस तरह से करेंगे ना इसको कि एक्स डी वाई और डी एक्स प्लस 2y क्यूब डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब ये जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मसला करेगा ये, या फिर इसको दूसरी अगर आप इस तरह से करेंगे y ओवर x प्लस 2y क्यूब, चले इस तरह से भी कर लें तभी भी नहीं होगा, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ ही नहीं रहा। अगर इस तरह से हो रहा है तो फिर इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे हम, अगर इसको मैं इस तरह से लिखूं कि x प्लस 2y क्यूब है हमारे पास, और उसके बाद हम अगर इसमें करें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं हम, dx ओवर क्या हो जाएगा, y dx ओवर dy हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको और हम करें तो कुछ इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, x प्लस वाई हमारे पास इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x ओवर वाई प्लस 2y क्यूब डिवाइडेड बाय y। और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो कुछ इस तरह से हमारे पास 2y स्क्वायर डी वाई डी एक्स ओवर डी वाई, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। साइड को यहाँ को साइड पे लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स ओवर वाई, और ये हो जाएगा हमारे पास 2y स्क्वायर हो जाएगा ये हमारे पास। ये कुछ इस तरह से बन रहा है हमारे पास। जी कुछ इस तरह से बन रहा है। जी सर। अब देखें, अब इसमें आपको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लेंगे इसमें, देखें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गए। समझने की इसमें जो बात है, इसमें क्या हो गए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गए। पहले अब देखें, हमने कहा था डिपेंडेंट वेरिएबल का कोएफिशिएंट लेना है, तो हमारे पास इधर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास क्या है, x है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1/y x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। मतलब ये इस फॉर्म में बन गया कि dx, और जनरल फॉर्म अगर इसका मैं देखूं कि इस फॉर्म में बन गया प्लस p ऑफ y, और इधर हमारे पास हो जाएगा x और ये हो जाएगा q ऑफ y। बताया था ना ये फॉर्म, देखें जब मैंने ये वाला देखें,
ठीक है, ये देख लिया। अब देखें इसको, ये इस फॉर्म में बन गया। अब ये जो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि अब हम क्या करेंगे, इसको पहले विथ सारे को x के साथ p ऑफ x कर रहे थे, अब p ऑफ y तो क्या करेंगे -1/y और dy हो जाएगा। अब आगे जी सर, ट्राई करेंगे। समझ में आ गया सबको? जी जी सर, समझ आ गया। मेथड आ ठीक गया है, समझ। इसको ट्राई कर देना। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। अगर लीनियर समझ में आ गई तो बर्नौली भी आ जाएगी समझ में। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, अब बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, हमारे पास ये एक्चुअली इट इज, हम कहते हैं इट इज नॉट लीनियर। जो भी हमने पढ़ी, ये हमारे पास एक्चुअली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती, पर हम क्या करते हैं, इसको कैन बी ट्रांसफर्ड, हम इसको ट्रांसफर्ड कर देते हैं, कैन बी ट्रांसफर्ड टू लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये एक्चुअली हमारे पास लीनियर नहीं होती, तो हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं लीनियर में। अब देखें, इसका जो फॉर्म होता है उस जैसा ही होता है, इसमें थोड़ा फर्क होता है। वहां पर मैंने एक आपको बात कही थी कि n की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, तो इसमें हम कहेंगे n जो वैल्यू होगी वो n जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के अलावा कुछ भी हो सकती है। इसमें हम कहेंगे 0 या 1 नहीं हो सकती, बाकी हर चीज हो सकती है। अगर 0 या 1 होगी तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। समझें इस चीज को। अगर इधर n पे पावर जो है उसकी वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास, आपको पता लग रहा होगा कि लीनियर बन जाएगा। अगर 1 भी होगा तभी भी लीनियर बन जाएगा। इन दोनों के अलावा जो भी आएगा फिर वो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो एमसीक्यूज आता है, देखें जो किस तरह से, पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं। इसको थोड़ा, अगर इसको हम प्रूव करें यहाँ से कि हम क्या करते हैं, डिवाइडेड, इसको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, y ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, y ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/yn dy और dx, और ये हो जाएगा p ऑफ x y/yn, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, q ऑफ x हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास yn dy और dx प्लस p ऑफ x y, ये हो जाएगा हमारे पास y1 - n इज इक्वल टू q ऑफ x। अब ये जो चीज आई है ना, वो देखें एमसीक्यूज में पता नहीं इस साल यहाँ के आई थी कि इसमें कौन सी सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। हम इसमें ये सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं। अब देखें, इसको हम कन्वर्ट, लेट सपोज कर लेंगे ये v के बराबर है, तो क्वेश्चन ये आया था कि हमें बताएं कि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सी सब्स्टिट्यूशन यूज होती है। तो ये जो मैंने लिखी है ये सब्स्टिट्यूशन होती है जनरली। ठीक है, ये याद करने की चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन यूज होती है, v इज इक्वल टू y⁴ ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लिया तो हम क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 - n y⁻n और उसका कोरिस्पोंडिंग डेरिवेटिव y डैश। ठीक है, तो अगर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसको और सिंप्लीफाई करें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम, y⁴ y डैश या फिर dy/dx, जो भी आप लिख लें। तो हमें अगर इसकी सारे वैल्यू निकालनी है, इसको आइसोलेट कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 1/yn dy और dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा d/dx और 1 - n। मतलब हम अगर इसको नाम दें कि लेट सपोज इसको 1 का नाम दिया है, इसको 2 का नाम दिया है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 2 बिकम्स क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन उसमें सारे करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली हो जाएगी dv/dx डिवाइडेड बाय 1 - n प्लस p ऑफ x। यहाँ पर क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये q ऑफ x हो जाएगा।
तो और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारे पास dv ओवर dx प्लस 1 माइनस एन पी ऑफ एक्स वी इज इक्वल टू 1 माइनस एन क्यू ऑफ एक्स। अब ये देखें ये लीनियर में बन गया। अब ये क्या बन गई, लीनियर बन गई। इसमें हम जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुई बात, डेरिवेशन समझ में। डेरिवेशन कराने का मकसद ही यही था कि ये सब्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ जाए। ये क्लियर हुआ? जी सर क्लियर है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन करें क्या, बस आगे बढ़े? जी सब बताएं, इस पर क्वेश्चन करने की जरूरत है या क्वेश्चन दे दूं, वो खुद आप कर लेंगे? दे देता हूं क्वेश्चन, इसका खुद ट्राई कर लेना, ठीक है, क्योंकि टाइम भी कम है। देखें इसमें हमें ऑब्जर्व कैसे करेंगे, y का पावर क्या है हमारे पास, 1 से ग्रेटर दे दो, हम समझ जाएं कि ये बर्नौली हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड जो भी बड़ी इक्वेशन होगी इसको डिवाइड करेंगे सारी इक्वेशन के साथ। तो अगर मैं जल्दी जल्दी बताऊं तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, वाई स्क्वायर डी वाई और डी एक्स, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ओवर वाई हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका लेट कर लेना, जैसे अभी हमने की थी ना सारी सब्स्टिट्यूशन के, y पावर 1 माइनस एन, तो इसका क्या हो जाएगा, y पावर -1 हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ठीक है। तो इस तरह से कर लिएगा, इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर आएगा वो उसका सारी चीजें। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखें, अब आ जाते हैं न्यू टॉपिक की तरफ। हमारे पास से ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। जी ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ऑर्थोगोनल? जो व्हाट इज ट्रेजेक्टरी बता दें। A curve that cuts every member of the family, every member of the family of curves। जी ऑर्थोगोनल का मतलब पता है नहीं? सर वो परपेंडिकुलर लाइन जो 90 डिग्री बनती है उसे कहते हैं। जी 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 जी। और ट्रेजेक्टरी? सर कर्व्स जो मीट करती हैं, कर्व्स पे जो लाइन मीट्स करती है। जी 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 ठीक है। देखें ऑर्थोगोनल का सिंपली मतलब होता है कि 90 डिग्री, जिसको आप राइट भी बोलते हो, जिसको आप नॉर्मल भी बोलते हो, इस तरह से, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्टरी का जो मतलब होता है वो होता है कि एक फैमिलीज को दूसरी फैमिली ऑफ कर्व्स कट करें। अब जब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बात करेंगे तो हम कहेंगे, लेट सपोज हमारे पास है एक फैमिली है सर्कल्स की, एक ये इसका रेडियस, लेट्स सपोज रेडियस 1, रेडियस 2 पर, रेडियस 3 पर, ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स है, उसको हमने नाम दे दिया, ये हमारे पास सर्कल से y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दूसरी हम कह रहे हैं फैमिलीज है, लेट्स सपोज हमारे पास है y इज इक्वल टू mx, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, जहां पर ये हमारे पास इंटरसेप्ट इसका 0 है, क्योंकि हम ओरिजिन से इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या होगी, ये एक दूसरी फैमिली है। हम कह रहे हैं कि ये जो कर्व्स ऑफ फैमिली है, ये वाली, ये सर्कल के हर किसी को कट कर रही है, पर कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या हो जाती है, सिंपली ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये क्लियर हुई बात? तो उसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी मतलब एक फैमिलीज ऑफ कर्व दूसरी फैमिली ऑफ कर्व को कट करें। ऑर्थोगोनल मतलब कट तो करें, कौन सी डिग्री पर, कौन सी एंगल पर, 90 एंगल पर। ठीक है, ये जैसे सर्किल को लीनियर लाइन ने कट किया है, ठीक है। अब इसकी हम आ जाते हैं एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की तरफ, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ठीक है, हम कहते हैं if a family of curves
that cuts every member of the family of curves at right angle. ठीक है, हम सिंपली हम कैसे भी कहते हैं द two families of curves are known as, अब देखें ये इंपॉर्टेंट है नाम, इसको हम ऑर्थोगोनल या फिर इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, या जिसको आप कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, ट्रेजेक्टरीज। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, इस वजह से इसको फोकस किया। इसमें दो इसकी टाइप्स होती हैं, एक होती है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरा हमारे पास होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन में आपको पता है कि क्या होते हैं, एक्स वाई हम लेते हैं, या जिसको आप रेक्टेंगुलर भी बोलते हैं। और एक दूसरी चीज याद रख लें, अगर हमारे पास दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, -1 के, या फिर हम कहते हैं कि एक का स्लोप दूसरे के क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। और दो लाइंस अगर हमारे पास क्या हो, पैरेलल हो, तो फिर हम कहते हैं उनका स्लोप क्या होता है, वो बराबर होता है। ठीक है, अब ये हमारे काम की चीज है, क्योंकि हम इधर बात करेंगे परपेंडिकुलर की। पहले हम आ जाते हैं कार्टेशियन वाला, जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास कार्टेशियन, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसका पहले वर्किंग रूल देख लेते हैं। वर्किंग रूल क्या कहता है, हमारे पास कोई भी इस तरह से कोई भी गिवन होता है, हमारे पास क्वेश्चन कोई भी इस तरह से होती है, उसमें हम क्या कहते हैं, फर्स्ट जो हमारी चीज होती है, हम फर्स्ट फाइंड करते हैं, फाइंड dy by dx, फर्स्ट फाइंड dy by dx एंड एलिमिनेट c। हम इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं और उससे क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं जो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। सेकंड हम क्या करते हैं, dy by dx की जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे इसके नेगेटिव रेसिप्रोकल के, मतलब -dx/dy। मतलब लेट्स सपोज हमारे पास x/y था, तो हम क्या करेंगे, -y/x कर देंगे। ठीक है, जो हमारे पास थर्ड इसका है कि कोई ना कोई इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट में इस तरह से आ जाएगा, कोई ना कोई लेट्स सपोज सेपरेट वेरिएबल्स हो जाएंगे या फिर होमोजीनियस होंगी। सारी जो टेक्निक हमने पढ़ी है प्रीवियसली, सारी वो कुछ ना कुछ इसमें यूज होगी। मेन जो इसमें चीज है कि हमारे पास कोई भी किसी की भी इक्वेशन गिवन होगी, किसी भी फैमिलीज ऑफ कर्व्स की, तो हम क्या करेंगे, उसका पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एलिमिनेट सी करेंगे, dy by dx की जो भी वैल्यू आएगी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे, उसके बाद सेपरेट करेंगे वेरिएबल। इसका एक्चुअली मतलब ये होता है, एक आपको फैमिलीज ऑफ कर्व्स गिवन होती है, वो पूछता है बताओ दूसरी फैमिलीज ऑफ कर्व्स जो उसको परपेंडिकुलर कट करेगी वो कौन सी होगी हमारे पास। जैसे क्वेश्चन उठा लेते हैं, फाइंड दी orthogonal trajectory of family of curves y is equal to cx square। अब ये उसने इक्वेशन दे दिया, बताओ कह रहा है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कौन सी, ये जो कर्व्स होंगी इसका बताओ कि कौन सी ऐसी इक्वेशंस होंगी जो उसको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कट करेंगी। तो हमें पता है कि सबसे पहले इसका वर्किंग रूल हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास है, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव करें, इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, 2cx आ जाएगा। ठीक है, dy by dx हमारे पास मिल गया। उसके बाद एलिमिनेट c को क्या करेंगे, इसमें से अगर मैं c की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी y/x² हो जाएगी।
वो इसमें पुट करेंगे, ठीक है, पुट इन 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2c की जगह हम क्या रखेंगे, y ओवर एक्स स्क्वायर, और ये x x से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2y ओवर x। अब देखें सेकंड कंडीशन वो क्या कह रहा था, dy बाय dx की जो भी वैल्यू आ रही है उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू, ये नेगेटिव इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, माइनस एक्स ओवर 2y। ये हो गया। उसके बाद थर्ड कंडीशन थी हमारे पास, जो भी टेक्निक हमने पढ़ी है, होमोजीनियस, एग्जैक्ट, जो भी सेपरेबल वो यूज करें। इसमें तो सिंपली सेपरेट वेरिएबल हो रहे हैं। तो सेपरेट वेरिएबल किस तरह से हो रहे हैं, 2y dy माइनस एक्स dx। अब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करें, जो भी आंसर आए। क्लियर हुआ ये चीज? जी सर, क्लियर हो गया। ठीक है। आगे इसका दूसरा फॉर्म पढ़ लेते हैं। वो इसका होता है पोलर फॉर्म, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि इसका थोड़ा वर्किंग रूल भी देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है एक्चुअली, उसमें क्या था, एक्स और वाई में था। इसमें क्या होगा, आपको पता है पोलर फॉर्म कौन से होते हैं, इन टर्म्स ऑफ आर थीटा में होते हैं। मतलब आर होगा और थीटा होगा और क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वर्किंग रूल्स का क्या करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट आर के साथ। ठीक है, मतलब क्या, डी थीटा ओवर डी आर, इस तरह से। उसके बाद एंड एलिमिनेट सी, जिसमें सिमिलरली हम क्या करेंगे, एलिमिनेट सी करेंगे। दूसरी हमारे पास कंडीशन क्या थी, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास, या सिंपली हम कहें, इधर ही मैं लिख दूं, एंड फाइंड, मतलब सेपरेट करेंगे आर डी आर ओवर डी थीटा ओवर डी आर को हम एक साइड पे कर लेंगे, और इधर हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन आएगा इन टर्म्स ऑफ आर और थीटा। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास नेगेटिव इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। मतलब क्या होगा, जहां पर हमारे पास एफ और थीटा आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, आर डी थीटा ओवर डी आर। इसका क्या करेंगे, इस फंक्शन का जो भी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी टेक्निक लगेगी वो आप लगाएं, सिंपली यूजिंग एनी टेक्निक, या सेपरेबल या कुछ भी इस तरह से। अमूमन सेपरेबल ज्यादा लगती है। ठीक है, क्वेश्चन इसका देख लेते हैं हम। फाइंड दी, इसका क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ r is equal to a 1 plus sin थीटा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, सिंपली डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r। तो अगर इसको r करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1 हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये 1 का 0 हो जाएगा, और sin थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, और उधर क्या आ जाएगा, d थीटा ओवर dr हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, आपको पता है कि एलिमिनेट करेंगे किसको, सी, ए को, आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हमारे पास ये तो ऑलरेडी गिवन है। इसमें हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को निकालेंगे। ए की अगर मैं इसमें से वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी, आर ओवर 1 प्लस साइन थीटा। वो इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां पर ए आएगा वहां पर वो रखेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, आर ओवर 1 प्लस साइन थीटा, और कोस थीटा सेम रहेगा, डी थीटा ओवर डी आर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या कहा था कि आर डी आर को एक साइड पे लिखें। तो अगर मैं आर डी आर को एक साइड पे लिखूं तो हमारे पास डी थीटा और डी आर इज इक्वल टू, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमने डी थीटा और डी आर एक साइड पे लिख दिया, इनको एक साइड पे लिख दिया। बाकी ये क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा 1, मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, 1 प्लस सॉरी साइन थीटा।